He remained in touch with the Time mission. comes when we shall redeem our place, not only for in आप सभी का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य। हम पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चरों में हमने एक आदर्श सिलेबस देखा, फिर उसके बाद संपूर्ण मध्यकालीन भारत की रूपरेखा देखी, उसके पश्चात हमने जो अरब आक्रमण हैं उनको देखे, महमूद गजनबी को देखा, मोहम्मद गौरी को देखा, फिर उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत को देखा। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को देखा। उसके पश्चात जो अब हम प्रांतीय राजवंशों पर आए हैं, जो दिल्ली सल्तनत में कई राजवंश जो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, उन वंशों को पढ़ रहे हैं। और हमने प्रांतीय राजवंशों को 2 भागों में बांटा है, यानी उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंशों को भी हमने 2 भागों में बांटा है, मतलब जो मुस्लिम राज्य हैं उनको और जो हिंदू राज्य हैं उनको। फिर हम दक्षिण भारत पे आए थे और आज जो हम पढ़ना है दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश, विशेष रूप से हमें विजयनगर को देखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर को। देखिए विजयनगर कैसे क्या अस्तित्व में आया, पहले हम उसको समझते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं कि विजयनगर कैसे अस्तित्व में आया, हम पहले उसको नक्शे पर समझते हैं। उसके इस नक्शे को आपको स्वयं भी अपनी नोटबुक पे बनाना है और जो इसमें से कई बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझिएगा। देखिए यह मोटा मोटा दक्षिण भारत का नक्शा है और मैंने आपको बताया था कि कई प्रांतीय राजवंश स्वतंत्र हो रहे थे दिल्ली सल्तनत के काल में। जैसे जौनपुर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, मैंने आपको बताया था। जौनपुर में सरकी वंश था। मालवा में स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। मालवा में किसका शासक था, मैंने आपको बताया था, जिसका राणा कुंभा से युद्ध हुआ था और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था, ये आप जानते हैं। राजपूताना जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर। गुजरात का मैंने बताया था, गुजरात स्वतंत्र हो गया था। महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह जिसका रानी कर्णवती से पे आक्रमण किया था, फिर हुमायूं ने रक्षा की थी, आप जानते हैं। इधर आसाम में किसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इधर बंगाल और इधर उड़ीसा। हम मतलब उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंशों को देखेंगे। देखिए दक्षिण भारत में एक नदी है, आप ध्यान से इसको आपको ध्यान से समझना है। एक नदी है, मैं जैसे ये बना रहा हूं नदी, ठीक है। एक कृष्णा रिवर है, कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के इधर नीचे ये तुंगभद्रा रिवर है। मैं क्या बता रहा हूं, कृष्णा रिवर और उसके जस्ट ऐसे तुंगभद्रा रिवर है और कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी राज्य है। कौन सा राज्य है, बहमनी। और कृष्णा नदी के दक्षिण में था विजयनगर, ये आप देख रहे होंगे विजयनगर राज्य था कृष्णा नदी के दक्षिण में। अब जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको अलग पेंसिल से बना लेते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है रायचूर। ये जो इधर जो नक्शे में ये बना है ये है रायचूर दोआब का स्थल है। जहाँ दोआब का स्थल किसे कहा जाता है, दोआब का स्थल ऐसा होता है जो नदियों का क्षेत्र होता है और इस दोआब के स्थल में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी उपज होती है, यानी कि यहाँ किसान संपन्न होंगे। क्यों होंगे संपन्न, क्योंकि यह नदियों का क्षेत्र है और नदियों का क्षेत्र होने के कारण किसानों को पानी की समस्या खत्म हो जाती है और जब पानी की समस्या खत्म होती है तो उपज बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए ये रायचूर दोआब का क्षेत्र है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो रायचूर दोआब के क्षेत्र में ही आपस में कई लोग उलझते थे, यानी बहमनी राज्य भी चाहता था कि ये रायचूर दोआब का क्षेत्र हमारे पास रहे, विजयनगर भी चाहता था ये हमारे पास रहे।
देखिए बहमनी जो राज्य है, ये बहमनी राज्य आगे चलकर 5 भागों में विभाजित हो जाएगा, ये आप जानते हैं। आगे चलकर इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे बहमनी राज्यों के। ये जो दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता था रायचूर दोआब का क्षेत्र, चूंकि यही रायचूर है। अब देखिए दक्षिण भारत में मैंने लिखा है, दक्षिण भारत में जितनी भी शक्तियां हैं वह इस दोआब के क्षेत्र को हासिल करना चाहती हैं। ये वाला दोआब का क्षेत्र हासिल करना चाहती है, चाहे वह बहमनी हो चाहे वह विजयनगर हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई विजयनगर एकदम से कहां से आ गया, विजयनगर कहां से अस्तित्व में आ गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उसमें मैंने पढ़ाया था यहां पर 2 राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कौन कौन से थे वो? एक तो था विजयनगर, और दूसरा था बहमनी। विजयनगर ने 1300 कब की थी? 1333, और ये 1347। ये डेट आपको नहीं रटना है, वो तो मैं बता रहा हूं। देखिए विजयनगर में क्या हुआ था, जब दक्षिण भारत में जब विद्रोह होते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक 2 व्यक्ति जो कि हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का आपने नाम सुना होगा। हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत में से बंदी बना के ये कहाँ ले आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य में। और बाद में फिर जब दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ तो इन्हीं हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अर्थात जो यहाँ पर विद्रोह हो रहा है विशेषकर विजयनगर, उस समय विजयनगर नहीं था, दक्षिण भारत समझ लें कर्नाटक का क्षेत्र में, तो हरिहर और बुक्का को भेजा गया। और हरिहर और बुक्का हिंदू थे, परंतु बाद में ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और उसके पश्चात जब विजयनगर की स्थापना कर रहे होते हैं तो यह पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अब हरिहर और बुक्का को जब दक्षिण भारत में भेजा गया तो इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और विजयनगर साम्राज्य का गठन किया। इस तरह से विजयनगर अस्तित्व में आता है। बस ये कहानी आप लोग थोड़ा जानिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए विजयनगर में कुल 4 राजवंश हुए हैं। मैं जो कह रहा हूं वो आप बड़े ध्यान से सुनिए। विजयनगर में कुल 4 राजवंश हुए हैं। जैसे संगम वंश, संगम वंश पहला हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। और संगम वंश की स्थापना क्यों, मतलब संगम वंश ही नाम क्यों रखा गया, तो आप यह जानते हैं कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इस कारण उन्होंने अपने पिता के नाम के आधार पर इसे संगम वंश रखा। देखिए पहला जो राजवंश है विजयनगर का वो है संगम वंश। दूसरा राजवंश जो है विजयनगर में, जो दूसरा राजवंश राज करेगा उसका नाम है सालुब वंश, ठीक है। और तीसरा जो राजवंश है जो विजयनगर में राज करेगा वो है तुलुब वंश। और चौथा और अंतिम राजवंश जो विजयनगर में राज करेगा वो है आरवीडू वंश। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले यह क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यह बनेगा कि विजयनगर में कितने राजवंशों ने राज किया, तो आंसर होगा क्या? 4। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि विजयनगर में जो राजवंशों ने राज किया उसको क्रम से जमाइए, तो आपको बताना होगा पहले संगम, फिर सालोब, फिर तुलुब, फिर आरवीडू वंश।
अब देखिए मैंने यहाँ डेट लिखी है 1336 से 1485, 1485 से 1505, 1505 से 1570, 1570 से 1650। यकीन मानिए आपको डेट नहीं रटना है, और अगर आप डेट रटते रहे तो यकीन मानिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा संगम वंश का कार्य इतना, फिर स्वलुभ वंश का इतना, तुलुभ वंश का। क्रम जमाने के लिए, अब चूंकि मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, आप लोगों के लिए एक मैं नेमोनिक्स, जैसे कि मैं कैसे याद रखता था मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक हिंट याद रखिए, हिंट है संगम में सतुआ। संगम में सतुआ, संगम में सतुआ, सा से तो है संगम, संगम वंश हो गया, और सा से है सालुब वंश, ता से है तुलुभ, और आ से है आरबीडू। अगर आपने शुरुआती दिनों में यह कर लिया संगम में सतुआ, अब कई लोग होंगे जो सतुआ कोई जानता है क्या है, चने का बनता है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें इस पर ध्यान देना है कि संगम में सतुआ, सा से संगम से संगम वंश, सा से फिर सालुब वंश, ता से तुलुभ वंश, और आ से आरबीडू वंश। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए ये तो हो गए दो क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन तो कितने राजवंशों ने राज किया, दूसरा कि राजवंशों को क्रम से जमाइए। तो आप ध्यान रखेंगे संगम में सतुआ, सा से संगम वंश, सा से सालुब वंश, ता से तुलुभ वंश, आ से आरबीडू वंश। ये दूसरा, विजयनगर की स्थापना किसने की, तो आप ध्यान रखेंगे हरिहर और बुक्का ने की। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि इस राजवंश के संस्थापक कौन है। अब पूछा जाएगा जैसे संगम वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बता देंगे हरिहर और बुक्का संगम वंश के संस्थापक हैं। बाकी की ये जो डेट लिखी है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हरिहर और बुक्का का नाम ध्यान रखना है, संगम वंश के संस्थापक। अब पूछा जाएगा सालुब वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बता देंगे नरसिंह सालुब, सालुब वंश के संस्थापक नरसिंह सालुब। पूछा जाएगा तुलुभ वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बता देंगे वीर नरसिंह। और पूछा जाएगा आरबीडू वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे तिरुमल। इनको ध्यान रखिएगा आप। जैसे संगम वंश तो आपको याद रहेगा हरिहर और बुक्का, सालुब वंश में नरसिंह सालुब हैं, और यहाँ वीर नरसिंह हैं। देखिए यहाँ नरसिंह हैं और यहाँ वीर नरसिंह हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस विजयनगर का, संपूर्ण विजयनगर का, मतलब संगम, सालुब, तुलुभ, आरबीडू वंश, सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था। संपूर्ण विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था, तो आप बताएंगे सर तुलुभ वंश के कृष्णदेव राय। तुलुभ वंश के कृष्णदेव राय, इनको विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक बोलते हैं, अर्थात चारों वंशों में सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय है और विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कृष्णदेव राय के बारे में कि कृष्णदेव राय का क्या योगदान है विजयनगर में। चलिए देखिए, कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल है 1509 से 1530। कृष्णदेव राय, ये हमें याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ कृष्णदेव राय के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। पहला, उपाधियां। कृष्णदेव राय की उपाधियां हैं यवन राज स्थापनाचारी, यवन राज स्थापनाचारी, आंध्र भोज और अभिनव भोज। देखिए कृष्ण देव राय की क्या क्या टाइटल हैं, यवन राज स्थापनाचारी हैं, आंध्र भोज हैं और अभिनव भोज। तीन उपाधियां, तीन टाइटल हैं, ध्यान रखिए। 52 नामा में प्रशंसा, कृष्णदेव राय की प्रशंसा 52 नामा में की गई है। 52 नामा क्या है,
बाबर की ऑटोग्राफी है। बाबर ने अपनी बायोग्राफी में इस कृष्णदेव राय के शासन की प्रशंसा की है, यह आप जानते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान, मैं क्या कह रहा हूं, तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान कृष्णदेव राय के काल में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं। अगर मैं पूछूं नवरत्न किसके काल में रहते थे, प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा नवरत्न 2 लोगों के काल में रहते थे, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में और दूसरे मध्यकालीन भारत में अकबर के काल में। यह आप लोग प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पढ़ चुके होंगे। चलिए, ये चूंकि अष्टदिग्गज आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अष्टदिग्गज और इनको कौन कौन इनके काल में क्या रहते थे, थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, चूंकि वहां यह आ गया है अष्टदिग्गज, देखिए एक शब्द है नवरत्न, एक है अष्टप्रधान, एक है अष्टदिग्गज, एक है अष्टछाप। देखिए अलग अलग जगह पे इनका उल्लेख आपको इतिहास में मिलेगा, मैंने चारों को समराइज कर दिया है। नवरत्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में, सेकंड, और दूसरा मध्यकाल में अकबर के दरबार में नवरत्न आपको मिलेंगे। अष्टप्रधान कहाँ मिलेगा, शिवाजी की मंत्री परिषद, जब हम आगे जाके शिवाजी को पढ़ेंगे तो उनकी मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज हम अभी पढ़ रहे हैं, कृष्णदेव राय में 8 तेलुगु साहित्य के विद्वानों को अष्टदिग्गज कहते हैं। अब हम अष्टछाप, आगे आपको अष्टछाप भी मिलेगा, और ये है विठलनाथ द्वारा 8 कवियों का संघ, जिसको अष्टछाप कहते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जा सकता है, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने ये किया है। चलिए अब हम कहां पढ़ रहे थे, हम उसको देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं कृष्णदेव राय को। मैंने आपको बताया कृष्णदेव राय के बारे में, टाइटल मैंने बता दिया, बाबरनामा में प्रशंसा बता दी, अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 कवियों का संघ बता दिया। इनके दरबार में जो अष्टदिग्गजों में से एक दिग्गज थे उनका नाम था अलसनी पेड्डन, इन्हें आंध्र पितामह कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इनके अष्टदिग्गज में से एक हैं अलसनी पेड्डन, जिन्हें आंध्र पितामह कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र पितामह किसे कहा जाता है और उसमें अलसनी पेड्डन ऑप्शन में ना हो, मैं क्या कह रहा हूं, अलसनी पेड्डन ऑप्शन में ना हो, तो आप टिक करेंगे कृष्णदेव राय को। ध्यान से सुनिए मेरा लेक्चर, ठीक है। इनके दरबार में तेनालीराम की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी। ये कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से एक थे तेनालीराम। इनकी किताब, मतलब कृष्णदेव राय ने एक किताब लिखी है अमूल माल्याद, तेलुगु भाषा में लिखी है, KDR का अर्थ है कृष्णदेव राय, अमूल माल्याद लिखी है। यह भी कृष्णदेव राय की किताब है, यह तेलुगु के बहुत बड़े विद्वान थे। इसके साथ ही कृष्णदेव राय संस्कृत भाषा के भी बड़े विद्वान थे, और उन्होंने संस्कृत भाषा में उषा परिणय तथा जाम्बती कल्याण किताब लिखी है, जो संस्कृत भाषा में है, यह जानते रहिए। इन्होंने जो किताब लिखी है कृष्णदेव राय ने, मुक्तमल्या तेलुगु भाषा में, और संस्कृत में उषा परिणति तथा जाम्बती कल्याण किताब लिखी है, जानते रहिए। और इससे यह पता चलता है कृष्णदेव राय तेलुगु के तो विद्वान थे ही, साथ में संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे, यह आप जानते रहिए। देखिए इनने द्रविड़ शैली में कल्याण मंडप बनाया। कल्याण मंडप क्या होता है कि जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के पास में एक मंडप बना दिया, उसमें क्या है, कोई भी सेरेमनी आयोजन, कोई भी शादी हो जाए, सेरेमनी हो जाए, उसके आयोजन के लिए द्रविड़ शैली में कल्याण मंडप बनाया गया।
अगला इनके विट्ठल स्वामी का मंदिर हजारा राम का मंदिर इनके शासनकाल में बने, यानी कहाँ बने, विजयनगर में, कि विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा राम का मंदिर। अगला है संगीत व शतरंज के खिलाड़ी थे। कृष्णदेव राय बहुत बड़े संगीत के जानकार भी थे, संगीत अच्छा बजाते भी थे और शतरंज के भी खिलाड़ी हुआ करते थे। देखिए इनके दरबार में कौन कौन आए उनको समझिए। इनके दरबार में एक बारबोसा आए, यह पुर्तगाली यात्री था। क्या था? बारबोसा पुर्तगाली यात्री था और इन्होंने किसका उल्लेख किया है कि विजयनगर में सती प्रथा की बात कही है, कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो यात्री आया वो आया पायस। पायस ने विजयनगर की तुलना किससे की है? तो पायस ने रोम से विजयनगर की तुलना की है और कहा है कि भाई शतरंज बड़ा फेमस था विजयनगर में, कुश्ती हुआ करती थी, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता था, चेचक। यहाँ कृष्णदेव राय के बारे में इन्होंने कहा है, कृष्णदेव राय मतलब केडीआर के बारे में कहा है कि यार इनको ये हल्के मझोले कद के थे और इन्हें चेचक के दाग हुआ करते थे। ये किसने कहा है? पायस ने कहा है। चलिए यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृष्णदेव राय की टाइटल यवन राज स्थापनाचारी, आंध्र भोज, अभिनव भोज, बावननामा में प्रशंसा। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज होते थे जो तेलुगु साहित्य के 8 कवि माने जाते थे। अलसनी पेड्डन ये 8 दिग्गजों में से एक थे, इन्हें आंध्र पितामह कहा जाता है। तेनाली राम इनके अष्ट दिग्गजों में से एक थे। इन्होंने एक किताब लिखी है आयुक्त माल्याद, यह तेलुगु भाषा में है और एक कृष्णदेव राय ने लिखी है। और ऊषा परिणय तथा जाम्बती कल्याण संस्कृत भाषा में किताब लिखी गई है। कृष्णदेव राय ने द्रविड़ शैली में कल्याण मंडप की स्थापना की। विट्ठल स्वामी का मंदिर, हजारा राम का मंदिर इनके शासनकाल का है। संगीत व शतरंज के खिलाड़ी थे। इनके दरबार में 2 पुर्तगीज यात्री बारबोस और पायस आए थे, जानते रहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय का शासन कैसे खत्म हुआ इसको समझते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद, मैं क्या कह रहा हूं, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनका भाई अच्युतदेव राय गद्दी पर बैठा, उनका पुत्र नहीं बैठा गद्दी पर। क्या कह रहा हूं, उनका पुत्र नहीं बैठा। कृष्णदेव राय के एक साले साहब थे, कृष्णदेव राय के एक साले थे राम राय। कृष्णदेव राय के साले थे राम राय। राम राय यह चाहते थे कि कृष्णदेव राय का लड़का जो कि सदाशिव राव था वो गद्दी पर बैठे, परंतु सदाशिव राय की उम्र उस समय बहुत कम थी, इस कारण सदाशिव राव गद्दी पर नहीं बैठते हुए अच्युत देव राय गद्दी पर बैठता है। अब देखिए अच्युत देव राय के समय क्या हुआ। यह अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का भाई था, एक चीज। दूसरा, इसके काल में एक पुर्तगीज यात्री नूनीज आया था। अब नूनीज ने क्या कहा, पुर्तगीज यात्री नूनीज कहते हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों की प्रशंसा की। नूनीज ने क्या प्रशंसा की कि ब्राह्मण दुबले पतले से व्यक्ति होते थे और अधिकतर प्रशासनिक पदों पर इनकी भर्ती होती थी ब्राह्मणों की। यह नूनीज ने कहा है और नूनीज किसके काल में आया है? अच्युत देव राय के काल में आया है, यह जानते रहिए। अच्युत देव राय के बाद उसका पुत्र, मतलब अच्युत देव राय का पुत्र वेंकट प्रथम गद्दी पर बैठता है। वेंकट प्रथम के काल में क्या होता है, यह अच्युत देव राय का पुत्र रहता है और क्या करते हैं, राम राय द्वारा हटाकर, राम राय कौन थे? कृष्णदेव राय का साला था। राम राय द्वारा हटाकर अपने साले सदाशिव राय और अर्थात कृष्णदेव राय के पुत्र को शासक बनाया जाता है। अर्थात राम राय क्या करता है, सदाशिव राव को गद्दी पर बिठाल देता है, सदाशिव राव। अब देखिए सदाशिव राव का शासन चलता है। उसके पहले हम राम राय के बारे में जानेंगे। राम राय जो कृष्णदेव राय का साला था वो कैसा व्यक्ति था। यह साला जो कृष्णदेव राय का था वह ये चाहता था कि यदि सदाशिव राव गद्दी पर बैठ जाएं तो मेरा प्रशासन चलेगा, और यह कहिए एक प्रकार का दुष्ट व्यक्ति हुआ करता था। कैसे दुष्ट था, अब हम आगे की स्लाइड में इसको जानते हैं। सदाशिव राव, वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में।
राम राय के हाथों में वास्तविक शक्ति, नाइयों को विशेष प्रतिष्ठा। देखिए सदाशिव राव के काल में कुछ वर्ग विशेष जैसे नाइयों को प्रतिष्ठा मिली, अर्थात नाइयों पर जो प्रोफेशनल टैक्स व्यवसायिक कर लगता था वो माफ कर दिया गया था। अब इसने क्या किया, दक्षिणी ना होके ये दक्कनी है, दक्कनी बहमनी राज्यों में हस्तक्षेप चालू। अब इसने क्या किया कि जो बहमनी राज्य थे जो 5 भागों में बट गए थे उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यह किसी दक्कनी राज से संधि करता था तो किसी से युद्ध करता था, ऐसा। और इसकी जो नीति थी राम राय की, हीरे से हीरे को काटने की नीति थी। अब इसी के काल में सदाशिव राव के काल में क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। यह डेट महत्वपूर्ण है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। यह डेट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। इसका दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। इसका दूसरा नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। अब देखिए इस जो तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य का जो संघ था, 5 राज्यों का संघ ने और विजयनगर पर अटैक किया था। इसमें बरार शामिल नहीं था, आप जानते रहिए 5 राज्यों में बरार शामिल नहीं था। और इस संघ का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहे थे अली आदिल शाह, यानी बीजापुर के शासक अली आदिल शाह कर रहे थे। और इसमें राम राय की हत्या कर दी गई। और किसने की हत्या, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने इसकी हत्या कर दी राम राय की। और हत्या करने के बाद देखिए राम राय की उम्र लगभग 70 वर्ष थी उस समय, और इसकी हत्या की तो हुसैन निजाम साहब बोले अब चाहे मैं खुदा मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैंने अपना बदला ले लिया है। बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हुआ करता था राम राय। यही कारण था कि विजयनगर जो कमजोर पड़ गया, इसमें राम राय का भी योगदान है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। यह पूछा गया है 2004 के एग्जाम में से पूछा गया है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, बता पाएंगे। उस शासनकाल में जौनपुर की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रम है। यह 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन है ए सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, बी सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सी बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, डी बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। हमने इसको विस्तार से पढ़ा है लोदी वंशों को, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी बीएसआई बताई थी कि एसबीआई बताई थी, बताइए। एसबीआई नहीं, बीएसआई बताई थी। बी से बहलोल खान लोदी, एस से सिकंदर लोदी, आई से इब्राहिम लोदी, और आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि 2002 ए अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, बी मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सी सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, डी गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। भाई जब हम बन्नी की चर्चा कर रहे थे तब हमने शायद चर्चा की थी कि भाई इस्लामी इसलिए नहीं है क्योंकि
अनुसरण नहीं करती इस्लाम का, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है, इसलिए यह आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? यह 2001 में पूछा गया है। ए है दीवाने बंदगान, ये फिरोज तुगलक। बी है दीवाने मुस्तखराज बलबन। सी है दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी। और दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मैंने आपको बताया था फिरोज तुगलक के 1,80,000 दास हुआ करते थे। उन्होंने एक दास विभाग का गठन किया और उसका नाम क्या था? सभी लोग जानते होंगे, दीवाने बंदगान। ये सुमिलित नहीं है, ये नहीं है, एक दूसरे को क्रैश कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। यह 2004 में पूछा गया है। ए चौधरी, बी राउत, सी मलिक, डी पटवारी। मैंने आपको बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ भू राजस्व के कुछ पुराने अधिकारी हुए थे, उनकी बाट लगा दी थी। बाट लगा दी थी, मैंने आपको बताया था KMC, के से खूद, M से मुकद्दम, C से चौधरी। अब बताइए इन तीन में से किसका नाम दिया है? तो चौधरी का नाम दिया है, अर्थात यह सर्वोच्च अधिकारी हुआ कर। हाँ, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, फवाजिल का अर्थ था, यह 1998 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ए अभिजात वर्ग नोबल्स को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। मैंने आपको बताया था खालसा भूमि अर्थात फवाजिल, फवाजिल जो कर शेष रह गए हैं, यानी कि जो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आप देखेंगे जो इल्तुतमिश का काल, इल्तुतमिश ने इक्तादारों द्वारा खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी देखेंगे, वहाँ आपको यह बात समझ में आएगी। और यदि आप यह सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वह चैप्टर सुनना होगा, समझना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? और यह आया 1994 के एग्जाम में। ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, सी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 7 सुल्तानों का काल 2 लोगों ने देखा है, एक अमीर खुसरो और दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में है। मैंने आपको यही भी बताया था आपको प्राथमिकता अमीर खुसरो को देना है, शेख निजामुद्दीन औलिया को नहीं देना है। हालांकि दोनों का टाइम पीरियड एक है, तो आप यहाँ किसको टिक करेंगे? अमीर खुसरो को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। चलिए द्वितीय, भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। कथन सही है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। देखिए क्या कथन सही होगा, क्योंकि पहला वाला अभी आपने पढ़ा नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई। परंतु दूसरा आप जानते हैं भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली, कव्वाली कौन लाया भारत में? अमीर खुसरो। तो प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो थे, दूसरा सही है, परंतु पहला भी कथन सही है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे पहले वाले को, इसका ऑप्शन होगा सी दोनों एक और दो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था 1996।
ए राजपूतों में से जाति च्युत लोगों को इंगित करने के लिए, बी वैदिक कर्म कांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, सी कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, डी संस्कृत छंदों को इंगित करने के लिए। बताइए, कॉमन सेंस पर आधारित सवाल है और आपको इसका आंसर सोचना है। देखिए, अधिकतर भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत या जो भी अधिकतर भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, अर्थात इसमें भाषा से संबंधित है, अतः कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए ये इसका यह सही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, 2000 में पूछा गया है। पहला, विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासनकाल। दूसरा, कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरा, पुर्तगालियों का भारत आगमन। चौथा, फिरोज तुगलक की मृत्यु। अब लगाना है सही कालानुक्रम। अब सही कालानुक्रम कैसे लगाएंगे? अब विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन, ये तो 1500 के बाद की बात है, 1510 ऐसी कुछ बात है। कुतुब मीनार का निर्माण 1206 में ही शुरू हो गया था, हालांकि इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा किया था। पुर्तगालियों का आगमन कब आए थे पुर्तगाली? 1498 में। और फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज तुगलक की मृत्यु पुर्तगालियों से पहले हो गई थी। अब आप देखिए कि इसको क्रम से कैसे लगाएंगे। सबसे पहला, कुतुब मीनार का निर्माण 2 में बी में है, अर्थात 4 सी और डी तो अपने आप क्रॉस हो जाएंगे, काट दीजिए। अब देखिए, फिरोज तुगलक की मृत्यु सही बात है, ये भी सही है, ये भी। फिर तीसरा है पुर्तगालियों का आगमन, ये सही, मतलब ये सही होगा। बाकी के आप देख रहे होंगे मेथड से आप सही कर पाएंगे। होयसल स्मारक, होयसल मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, 2001 में पूछा गया है। यह हम्पी और हॉस्पेट में, मैसूर, बी है मैसूर और बेंगलुरु में, सी हेलेविड और बेलूर में, डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। मैं जब आपको अलाउद्दीन खिलजी की विजयें पढ़ा रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के लिए मलिक काफूर ने जो विजय की थी, और मैंने बताया था कर्नाटक में होयसल को जीता था। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो ये कहाँ है? हॉलीवुड और बेलूर। बेलूर कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर यह होगा। क्वेश्चन है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। एक मुद्रा है दाम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया, चौथा है टका। सही है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 2 व 4। क्या सही होना चाहिए? मैं आपको बता रहा था कि भाई सल्तनत कालीन की मुद्रा कौन कौन सी थी। एक जीतल था, एक टका था, और यह सल्तनत कालीन मुद्रा थी। इल्तुतमिश में आप जाके देखिएगा तो ये 2 और 4 कहाँ दिए हैं? डी में दिए हैं, अतः डी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है कि आप लोग भी इन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे, और विश्वास मानिए यदि आप कर पा रहे हैं तो आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है, और यदि नहीं कर पा रहे तो आपको पुनः इस लेक्चर को सुनने की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? मैंने आपको बताया था कि 4 शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी। दूसरा इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया। तीसरा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, अतः उसने 4थी मंजिल का निर्माण कराया, और 5वीं मंजिल भी बनवाई, और 4थी और 5वीं मंजिल संगमरमर की हैं, जबकि पहली से 3री मंजिल काय की हैं? बलुआ पत्थर की हैं। चौथे शासक हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भी इसमें कुछ निर्माण कार्य कराया। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश भी हैं, गियासुद्दीन तुगलक नहीं है, और फिरोज शाह तुगलक हैं। मतलब आंसर होगा सी, गियासुद्दीन तुगलक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन, डी जहांगीर।
सूची सेकंड में है, ए दीवाने रियासत, बी दो नौरोज, थर्ड नहरों का निर्माण, फोर्थ सर टॉमस रो। अब देखिए ऑप्शन ए, एक का एक, बी का दो, सी का थर्ड, डी का फोर, बी ए का थर्ड, बी का टू, सी का वन, डी का फोर, सी ए का फोर, बी का वन, सी का टू, डी का थर्ड, डी है ए का फोर, बी का थ्री, सी का टू, डी का वन। अब देखिए किसने क्या कराया, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को किसके लिए जाना जाता है, नहरों का जाल बिछाया फिरोज तुगलक ने। मैं अच्छी तरह आपको बता चुका हूं कि फिरोज तुगलक ने क्या किया, नहरों का जाल बिछाया। अब देखिए ए का थर्ड कहाँ कहाँ है, ए का वन है इसलिए ये हो जाएगा क्रॉस, ए का फोर है इसलिए ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो निकल ही आया। एक में ही अगर आपको जानकारी तो निकल आया। बलबन ने क्या किया, नौरोज का त्योहार मनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग का गठन किया और जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आए थे। चलिए देखिए, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चयन कीजिए। अर्थात ये कह रहे हैं कुछ कुछ बादशाहों के नाम लिखे हैं कि कौन पहले, उसके क्रम से लगाइए। पहला शेर शाह, दूसरा अकबर, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा रजिया सुल्तान। अभी आपने शेर शाह और अकबर को नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी में कौन पहले है, तो आपको पता चल जाएगा रजिया सुल्तान पहले होंगी। अर्थात जो चौथा नंबर होगा वो पहले होगा, और ये शेर शाह अकबर तो मुगल काल में आएंगे, बाद में आएंगे। तो 4 नंबर कहाँ है, ये 2 हैं, ये 1 और 3 से शुरू होते हैं, मतलब 1 क्रॉस कर दिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, अर्थात तीसरे ऑप्शन पर ये आएंगे, अर्थात ये भी गलत हो गया, अर्थात थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। पहले रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी, फिर अकबर। ये तो थे आज के जो क्वेश्चंस, जो आपने जो पिछले 2 लेक्चर्स पहले और आज के लेक्चर्स के आधार पर यह क्वेश्चन थे। कुछ चीज़ें और देखते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको कराऊं। खुम्स मैंने आपको बताया था, हालांकि बता चुका था। खुम्स एक कर था जो लूट के माल पर लिया जाता था। इसमें किसने शरीयत के नियमों के उलट 80% हिस्सा लिया। देखिए शरीयत के नियम ये था कि राजा 20% रखेगा और जो सेना होगी 80% रहेगी, परंतु नियम को उलट दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शरीयत के नियमों के उलट 20% हिस्सा लिया, यानी शरीयत के नियमों के हिसाब से, यहां हिसाब से हिस्सा लिया, वो थे FST फिरोज शाह तुगलक। किसने हिस्सा ही नहीं लिया, तो सिकंदर लोदी, जानते रहिए। ये तो मैंने बता दिया, 9 रत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अष्टछाप। मैंने आपको बताया था कि भाई एक उपाधि है आंध्र भोज की। आंध्र भोज किसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय को। और एक है आंध्र पितामह। आंध्र पितामह अलसनी पेंडन को कहा जाता है। यह कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में से एक थे और इनको अलसनी पेंडन को कहा जाता है, यह जानते रहिए। यह नक्शा तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, आज के लेक्चर्स के आधार पर हमने विजयनगर की चर्चा की। विजयनगर की कुछ चर्चा बची है जो हम कल के लेक्चर्स में करेंगे और उसके बाद बहमनी राज्यों को देखेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू।